Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to my channel Easy Math. Students, today we will discuss exercise 9.8 and in which we will discuss how to solve the non-linear differential equation of first order. We will discuss different methods to solve non-linear differential equations of first order, and these methods are quite easy, and there are 4 methods. सो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को स्टार्ट करने से पहले मैं जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सारा कंप्लीट देखें, सारा वॉच करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। एज यू नो दैट जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं होती, या डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ नॉट लीनियर इज़ कॉल्ड नॉन लीनियर। ये मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ, पहली एक्सरसाइजेज में इसका डिस्कशन हो चुका है। तो कंसिडर द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो कि इस तरह की कोई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स ये होता है कि जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। इफ़ वी पुट डी वाई ओवर डी एक्स की जगह मैं पी पुट कर दूं, अगर इसकी जगह मैं पी रख दूं तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पी, प्लस एक्स पी माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन पी इंस्टेड ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। सो अगर हम देखें तो इस सारी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स, y और p इन्वॉल्व है, तो अगर इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाए तो ये फंक्शन है x का, y का और p का। ये सारा लेफ्ट हैंड साइड एक फंक्शन है x का, y का और p का, तो इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो जर्नल नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमेशा जब मैं ये लिखूंगा तो आपने समझ जाना है कि मैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। Thus we usually represent the non-linear differential equation of first order by this। ये मैंने बता दिया। अब इस तरह की non-linear differential equation of first order को solve करने के 4 मेथड हैं। We shall discuss the 4 techniques to solve the equation f of x, y and p is equal to 0। First is solvable for p, ये मैं अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा। Solvable for y, third solvable for x and 4 Clauser's equation। Clauser's equation सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर p, इन सब की मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा। एग्जांपल्स करवाने के बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके जाऊंगा। चलेंगे सबसे पहले एक एक एग्जांपल करते हैं। नाउ अब मैं स्टार्ट करूंगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p फर्स्ट कैटेगरी। रूल इसका क्या है? द डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी? f ऑफ x, y एंड p इज इक्वल टू 0 इज said to be solvable for p if it can be reduced into लीनियर फैक्टर्स। ये इसका रूल है जी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन को लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दें, इसके फैक्टराइजेशन कर सकें और फिर उन फैक्टर्स को अलग-अलग सॉल्व कर सकें, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये सॉल्वेबल फॉर p है। एग्जांपल, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सेम वही वाली एग्जांपल है जो मैंने अभी पीछे दी है। इसको सॉल्व करना है आपने। तो सॉल्व करने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन की कोशिश करेंगे। ये फैक्टराइज हो सकता है। फैक्टराइज कैसे करेंगे? हम इसकी अरेंजमेंट चेंज करेंगे। ये वाला फिगर इधर ले आएंगे और वो वाला फिगर उधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साथ आ जाएगा प्लस एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पर एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा एक्स पी प्लस वाई इंटू एक्स पी माइनस वाई, प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आ जाएगा, एक्स पी माइनस वाई एज इट इज़ इक्वल टू 0। दोनों में से एक्स पी माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा एक्स पी प्लस वाई प्लस
1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये दो फैक्टराइज हो गए हैं, फैक्टर्स दो में चेंज हो गई है ये चीज़, तो हम इसको भी इज इक्वल टू 0 और इसको भी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स पी प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस में चेंज हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि इस सारी इक्वेशन में p क्या रोल अदा कर रहा है, p की वैल्यू क्या है, p है dy ओवर dx, तो उसकी वैल्यू को हम इधर वापस देंगे, तो ये बन जाएगा x dy ओवर dx माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला क्या था, x dy ओवर dx प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई हैं लीनियर, जिनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हम पिछली एक्सरसाइजेज में इस तरह की बेतबहा डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके आए हैं। सो वी कैन सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बोथ ऑफ दीज। सो x dy ओवर dx इज इक्वल टू y, या dy ओवर y इज इक्वल टू dx ओवर x, विच कैन बी इंटीग्रेट एज dy over y is equal to integration dx over x and natural log of y इसकी इंटीग्रेशन और natural log of x प्लस natural log of c constant, natural log of y is equal to natural log of xc और y is equal to xc after cutting the natural log, तो y is minus xc is equal to 0 which is the solution of the linear differential first factor of the linear differential equation. Similarly, we can solve the second one as x dy over dx is equal to ये y प्लस 1 उधर जाके माइनस y प्लस 1 हो जाएगा, और फिर सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स, y प्लस 1 dy के पास आ जाएगा और माइनस dx ओवर x इंटीग्रेट कर देंगे, dy ओवर y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx ओवर x, natural log of y plus 1 is equal to minus natural log of x plus natural log of c. After applying the properties of natural log, we can have natural log of x minus x raised to power minus 1 into c. Cutting natural log, we can have x minus 1 c, which can be reduced as sx into y plus 1 minus c is equal to 0, which is the solution for the second linear differential equation. Now the general solution for this, जो हमारी एग्जाम्पल में था उसका जनरल सोल्यूशन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर ए, इसको मैं ए कह देता हूँ, वो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स सी पहला फैक्टर, सेकंड फैक्टर एक्स वाई प्लस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये वाला हमारा जनरल सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर ए के लिए। दोनों के अलग-अलग सोल्यूशन निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेथड है जिसको हम सॉल्वेबल फॉर पी बोलते हैं, और इस तरीके से आप पी वाली जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं करने जा रहा हूँ वो है सॉल्वेबल फॉर वाई। सो नाउ सॉल्वेबल फॉर y, रूल इसका क्या है, दी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, x y एंड p इज इक्वल टू 0 इज said to be solvable for y if it cannot be factorized, अगर वो फैक्टराइज ना हो सके, एंड कैन बी पुट इन द फॉर्म किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी एक नया फंक्शन बन जाए इस तरीके का, देन हम कहेंगे कि वो सॉल्वेबल फॉर y है। और उसको कैसे फिर सॉल्वेबल फॉर y सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, p की वैल्यू चाहिए होती है, p को एज अ पैरामीटर लेना होता है, p की वैल्यू हम एंड तक निकालेंगे और उसको अपनी रिक्वायर्ड जो हमारी इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। बेसिकली p क्या है, बेसिकली p है dy ओवर dx। तो हमें
चाहिए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसकी डिफरेंशिएशन यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स को हमने एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है, इंटीग्रेट करके उसका सोल्यूशन वाई की फॉर्म में लेके आना होता है। तो वही हम काम इधर करेंगे। याद रखें कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, सॉल्व y प्लस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स 4। ये एक इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, तो इसको फैक्टराइज अगर नहीं हो सकती तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं हम। इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स 4 माइनस पी एक्स। इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूँ। डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम x से डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर y तो y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज डी वाई ओवर डी एक्स। इन पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल लगने के बाद जो चीज़ें हमारे पास बच जाएंगी वो बच जाएंगी 4x क्यूब पी स्क्वायर प्लस 2x 4p डी पी ओवर डी एक्स माइनस p माइनस एक्स डी पी ओवर डी एक्स। देखें ये दो चीज़ें, इन पर प्रोडक्ट रूल लग गया, ये दो चीज़ें इन पर प्रोडक्ट रूल लग गया। x का डेरिवेटिव 4x क्यूब और x इंटू एक्स का 1, और p का डेरिवेटिव 2p इंटू p का डेरिवेटिव डी पी ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ वो बन गई। अब हम जानते हैं कि p क्या चीज़ होती है। वी नो दैट p इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स पुट करते हैं हम अपनी चीज़ों में। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स की जगह यहाँ पर मैं p पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 4x क्यूब पी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर p डी पी ओवर डी एक्स माइनस p माइनस एक्स डी पी ओवर डी एक्स। अगर आप गौर करें तो ये वाली p वाली टर्म इधर ले आऊँगा और ये x क्यूब p स्क्वायर वाली टर्म इधर ले आऊँगा, तो ये वो वाली p इधर आके 2p हो जाएगी। माइनस 4x क्यूब p स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर p डी पी ओवर डी एक्स माइनस एक्स डी पी ओवर डी एक्स एज इट इज़ रह जाएंगी बाकी चीज़ें। अब देखेंगे दोनों में से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम। लेफ्ट हैंड वाली साइड से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2p, तो ये बच जाएगा 1 माइनस 2x क्यूब p। और राइट हैंड साइड वाली टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं x ले सकते हैं और dp ओवर dx ले सकते हैं, तो ये बच जाएगा 2x क्यूब p माइनस 1। इस सारी टर्म को उधर ले जाएंगे, 2p इंटू 1 माइनस 2x क्यूब p माइनस x इंटू 2p x क्यूब माइनस 1 डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये सारी टर्म उधर चलेगी। अगर इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 2x क्यूब p। अगर हम देखें तो 1 माइनस 2x क्यूब p कॉमन आ रहा है और ये फैक्टराइज हो गया। 2x क्यूब p इंटू 2p प्लस x डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखें जी, पहले ये वाली जो इक्वेशन थी ये रिड्यूसेबल नहीं थी इनटू फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज नहीं हो सकती थी, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करके कुछ ऐसी फॉर्म निकाली कि ये अब फैक्टराइज हो गई है। तो इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2p एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 या 2p प्लस एक्स डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखें ये दो चीज़ें। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, इसमें p का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं p के लिए तो ये p के लिए आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो इधर से कंसिडर 2p प्लस एक्स डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सेपरेबल कर सकते हैं, एक्स डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2p उधर चला जाएगा, डी के नीचे p आ जाएगा और इधर माइनस 2dx और नीचे x आ जाएगा। ये अलग-अलग हो गए, इसको कर देंगे हम अब इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन करने के बाद डी पी ओवर p इज इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर x, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ p इज इक्वल टू
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर -2 कर दें, प्रॉपर्टी भी साथ ही लगा दें और नेचुरल लॉग ऑफ सी एज इट इज़। तो इसका जो सोल्यूशन बन जाएगा, जो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी p इज इक्वल टू सी ओवर एक्स स्क्वायर, नेचुरल लॉग कटने के बाद और इसकी प्रॉपर्टी लगने के बाद p इज इक्वल टू सी ओवर एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें, बेसिकली हमने p की वैल्यू को ही पुट करना है ना। p क्या था, dy ओवर dx, तो हमें dy ओवर dx की ही वैल्यू चाहिए थी सॉल्व करने के लिए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए होती है, उसी को खत्म करना होता है, उसी को एलिमिनेट करना होता है, उसी को सिंपल y में लेके आना होता है। तो ये p की वैल्यू हमें मिल गई, पुट कर दें इसको इन इक्वेशन नंबर ए, तो हम क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर ओवर x4 इंटू x4 माइनस सी ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये कट आउट होने के बाद आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी ओवर एक्स। इसको अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा सोल्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेबल फॉर y। Now heading towards the next category which is solvable for x। इसका पहले मैं आपको रूल लिख दूं। रूल इसका क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, f ऑफ x y एंड p इज इक्वल टू 0 इज said to be solvable for x if it cannot be factorized and can be put into form कौन सी फॉर्म, x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y एंड p। इस फॉर्म में अगर वो फंक्शन हमने देखा था कि सॉल्वेबल फॉर जो y था उसमें y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड p में कन्वर्ट करते थे। अब इसमें x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y एंड p में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल, सॉल्व एक्स पी इज इक्वल टू 1 प्लस पी रेज टू पावर 2। अगर मैं इसको x इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस p लिख सकता हूँ। ये देखें x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y एंड p, इधर y रेज टू पावर 0 अगर लिख दें तो वो y भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये इस कैटेगरी को कर रहा है पूरा, तो और ये फैक्टराइज भी नहीं हो सकता। तो इसको जैसे हमने पीछे सॉल्वेबल फॉर y के लिए किया काम, इसी तरह सॉल्वेबल फॉर x के लिए काम करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसको y से रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन नंबर ए इसका नाम दे दें, तो ये आ जाएगा dx ओवर dy इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 ओवर पी स्क्वायर इंटू डी पी ओवर डी वाई प्लस डी पी ओवर डी वाई 1 ओवर पी, तो ये ऊपर जाके पी रेज टू पावर -1 हो जाएगी। तो पी रेज टू पावर -1 का पावर रूल लगाएंगे तो -1 नीचे, पी की -2 हो जाएगी तो वो नीचे इंटू डी पी ओवर डी वाई, उसका पावर के बगैर डेरिवेटिव आ जाएगा। दोनों में से डी पी ओवर डी वाई अगर मैं कॉमन ले लूँ अंदर बच जाएगा 1 ओवर पी स्क्वायर डी पी ओवर डी वाई, यहाँ पर डी एक्स ओवर डी, ये देखें ये क्या है डी एक्स ओवर डी वाई। हम जानते हैं कि p इज इक्वल टू क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स। अगर हम इसको उल्टा दें तो 1 ओवर p इज इक्वल टू क्या होगा डी एक्स ओवर डी वाई। ये वाली वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर p। अब हम आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को, p और y को।
पी के और वाई के जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। इस पी को इधर मल्टीप्लाई करवाएं और ये वाई उधर ले जाएं, डी वाई इधर आ जाएगा इज इक्वल टू पी इधर मल्टीप्लाई होगा तो पी इंटू 1 माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर डी पी डी वाई इज इक्वल टू सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा पी माइनस 1 ओवर पी इंटू डी पी। इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग पी माइनस 1 ओवर पी डी पी। इसके इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से y और इसके इंटीग्रेशन पी स्क्वायर ओवर 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ p प्लस c। तो ये इक्वेशन नंबर a ये वाली एंड इक्वेशन नंबर b ये वाली। सो दस इक्वेशन नंबर a एंड इक्वेशन नंबर b आर general solution of given equation in parametric form। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में आपके दो सोल्यूशन आ गए। ये देखें x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ p एंड y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ p। p इसमें एक पैरामीटर है तो पैरामीट्रिक के तौर पर अगर हम p को एलिमिनेट करें दोनों में से तो हमें एक जनरल सोल्यूशन मिल सकता है, लेकिन आप इसी तरह भी इन दोनों को लिख सकते हैं। तो ये सॉल्वेबल फॉर x के इसी तरह आपने करना है। अब हमने नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो क्लैरेट्स इक्वेशन देखते हैं। So our next category is Clairaut's equation। पहले तीन कैटेगरीज हम कर चुके हैं, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर x, तीनों कैटेगरीज कर चुके हैं। अब हमने देखना है Clairaut's equation। Clairaut's equation क्या होती है पहले मैं बता दूं, an equation of the type y is equal to x into p प्लस सम फंक्शन ऑफ p। ये याद रखिएगा xp होगा प्लस सम फंक्शन ऑफ p होगा, वो p का कोई भी फंक्शन हो सकता है। वेर p क्या है, p के बारे में हम जानते हैं p इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स है। ठीक है जी, ये चीज़ हमें पता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इज कॉल्ड क्लैरेट्स इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए दो सोल्यूशन होते हैं। नंबर वन इसका एक जनरल सोल्यूशन बनेगा, नंबर टू इसका एक सिंगुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अवेलेबल नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता जिस सोल्यूशन में, उस सोल्यूशन को सिंगुलर सोल्यूशन बोलते हैं। तो इसके दो सोल्यूशन बनेंगे, नंबर वन एक जनरल सोल्यूशन बनेगा, नंबर टू इसका दूसरा बनेगा सिंगुलर सोल्यूशन। तो हम देखते हैं जनरल सोल्यूशन के लिए एक थ्योरम है, वो थ्योरम को डिस्कस करते हैं जी। वो क्या है थ्योरम, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी सम फंक्शन ऑफ p इज, वो क्या होगा, हमेशा ये होगा y इज इक्वल टू सी एक्स, p की जगह c प्लस सम फंक्शन ऑफ c। सिर्फ p की जगह आपने c पुट कर देना, वो इसका जनरल सोल्यूशन होगा। तो इस जनरल सोल्यूशन से हम किसी भी क्लैरेट्स इक्वेशन को, अगर हमें क्लैरेट्स इक्वेशन हमारे पास आया तो उधर डायरेक्टली p की जगह अगर c पुट कर दें तो वो हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। फिर c क्या है, c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट होगा, दूसरे सोल्यूशन में कांस्टेंट सिंगुलर सोल्यूशन में नहीं होगा। सिंगुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा अगर हम इसी ये जो हमारे पास है क्लैरेट्स इक्वेशन ये वाली, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू p सेम x का डेरिवेटिव 1 प्लस x सेम p का डेरिवेटिव डी पी ओवर डी एक्स प्लस f ऑफ p का डेरिवेटिव f डैश ऑफ p
और इनटू डी पी ओवर डी एक्स, पी का डेरिवेटिव। इसको अगर हम डी पी ओवर डी एक्स कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा पी ये क्या है जी, ये भी पी है, डी वाई ओवर डी एक्स पी होता है, ऊपर मैंने कह दिया ये भी पी है, प्लस इन दोनों में से डी पी ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस एफ डैश ऑफ पी आ जाएगा और इंटू डी पी ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये पी के साथ कट आउट हो जाएगा। यहाँ पर हेयर एक्स प्लस एफ डैश ऑफ पी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, या फिर दूसरा वाला ये 0 नहीं हो सकता, डी पी ओवर डी एक्स जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो इसको 0 रख के एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, पैरामीट्रिक सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, माइनस ये वाला f ऑफ डैश ऑफ p उधर चला जाएगा, माइनस f डैश ऑफ p, एक ये आ गई। या फिर इसको अगर हम पुट कर दें, हमारी क्लैरेट्स इक्वेशन जो है ये वाली a, इसमें अगर पुट कर दें देन पुट इन a, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस p इंटू एफ डैश ऑफ p प्लस f ऑफ p। ले जी ये दो जो हैं इक्वेशंस ये कहलाती हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट क्लैरेट्स इक्वेशन नंबर ए। जनरल सॉल्यूशन इस तरह का होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन इस तरह का फाइंड आउट करेंगे। हमेशा यही दो फार्मूले, एफ ऑफ पी इस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ पी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एफ ऑफ पी होगा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे और उसके साथ माइनस रख देंगे। और इस चीज़ का मतलब ये है कि एफ डैश ऑफ पी की वैल्यू यहाँ पर, एफ ऑफ पी की वैल्यू यहाँ पर, और पी इसमें रख के सारी वैल्यूज़, तो वही हमारा y की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो क्लैरेट्स इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये होगा, दैट विल बी द सिंगुलर सॉल्यूशन। चलें जी एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्व y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस 1/4 p रेज टू पावर 4। अगर आप देखें इसको, अगर कंपेयर करें इस जर्नल क्लैरेट्स इक्वेशन से, तो ये सारी लवाजमात को पूरा करती है। y इज इक्वल टू एक्स पी भी मौजूद है प्लस सम फंक्शन ऑफ p, ये देखें सम फंक्शन ऑफ p, तो ये सम फंक्शन ऑफ p ही, तो ये क्लैरेट्स इक्वेशन है। दिस इज एन क्लैरेट इक्वेशन, इट इज अ क्लैरेट्स इक्वेशन। तो क्लैरेट्स इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे, एक जनरल सॉल्यूशन होगा, एक सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि जनरल सॉल्यूशन में ये जो हमारी क्लैरेट्स इक्वेशन है इसमें p की जगह सिर्फ c पुट कर देना है। अभी मैंने आपको थ्योरम करवाया। तो जनरल सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू सी एक्स, ये p की जगह c प्लस 1/4 c रेज टू पावर 4, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें वो चाहिए, तो f ऑफ p यहाँ पर क्या है, हेयर सिंगुलर सॉल्यूशन मैं फाइंड आउट करने लगा हूँ। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हेयर f ऑफ p हमारे पास क्या है, इधर से देखें ये वाली चीज़ f ऑफ p है 1/4 p रेज टू पावर 4। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, f डैश ऑफ p चाहिए और f ऑफ p चाहिए। तो f डैश ऑफ p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। f डैश ऑफ p क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 नीचे आएगा, कट जाएगा, तो p रेज टू पावर 3। अच्छा जी, तो नाउ सिंगुलर इन ए सिंगुलर सॉल्यूशन, इन दोनों के रिस्पेक्ट से ये मैं अभी नहीं मिटाता। सो
x इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ p होना चाहिए पहला सिंगुलर सोल्यूशन, तो एफ डैश ऑफ p की वैल्यू p रेज टू पावर 3 आई है, तो x इज इक्वल टू माइनस p रेज टू पावर 3। और यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट होती है, माइनस इधर चली जाएगी तो माइनस x और p की पावर 3 है तो ये 1/3 हो जाएगी, ये p की वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस p एफ डैश ऑफ p प्लस एफ ऑफ p। लेकिन इधर वैल्यूज पुट करें, माइनस p एफ डैश ऑफ p की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये देखें p रेज टू पावर 3 प्लस एफ ऑफ p की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखें 1/4 p रेज टू पावर 4, ये आ जाना है माइनस p रेज टू पावर 4 प्लस 1/4 p रेज टू पावर 4। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाना है 4 माइनस 3 3/4 p रेज टू पावर 4, ये क्या है y। ठीक है जी, y की वैल्यू ये आ गई। अब y में अगर हम x पुट कर दें तो हमारा जनरल सोल्यूशन सिंगुलर सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। पुट p इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3 इन y में पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस 3/4, पहले से मौजूद है। p की जगह क्या पुट कर देना है, माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3 और सारे की पावर क्या है 4। इसने हो जाना है जी माइनस 3/4 और माइनस एक्स की पावर 4/3। ये 4 उधर चला जाएगा, ये 4 जब उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा, यहां से देखें तो ये 4y इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस एक्स की पावर 4/3। दोनों तरफ पावर 3 ले लें, वो 4/3 ख़त्म करने के लिए, तो दोनों तरफ जब पावर 3 ली तो 64y की क्यूब आ जाएगी, तो इधर 27 आ जाएगा और ये माइनस एक्स की पावर 4 रह जाएगी, और माइनस एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 ही होती है, 64y क्यूब प्लस माइनस 27 एक्स की 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो है वो सिंगुलर सोल्यूशन बन गया। इस तरीके से आपने दो सोल्यूशन फाइंड आउट करने क्लैरेट्स इक्वेशन के। क्लैरेट्स इक्वेशन होता क्या है, बेसिकली क्लैरेट्स इक्वेशन ना तो सॉल्वेबल बाय p होती है, ना सॉल्वेबल फॉर x होती है, ना सॉल्वेबल फॉर y होती है। सॉल्वेबल फॉर p कैसे होता है, मैं दोबारा सम आउट कर देता हूँ। सॉल्वेबल फॉर p का मतलब होता है कि आप उसको फैक्टराइज कर सकें, उस इक्वेशन के फैक्टर्स बना सकें और उन फैक्टर्स को अलग-अलग सॉल्व कर सकें। सॉल्वेबल फॉर p। सॉल्वेबल फॉर y का मतलब ये होता है कि आप उसको फैक्टराइज ना कर सकें, लेकिन एक y को अलहदा करके बाकी सारी x और p वाली टर्म्स दूसरी तरफ ले जा सकें, तब उसको आप सॉल्वेबल फॉर y कहेंगे। अगर आप सॉल्वेबल फॉर x कर रहे हैं, x का मतलब क्या है कि एक x को एक तरफ लेके बाकी y और p वाली टर्म्स को दूसरी तरफ ले जा सकें, तो इट मीन्स दैट कि वो आप सॉल्वेबल फॉर x कर सकते हैं। अगर इन तीनों से भी नहीं हो रहा और वो कंडीशन इस टाइप की है तो उसको कहेंगे फिर वो क्लैरेट्स इक्वेशन है। क्लैरेट्स इक्वेशन को फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, दो सोल्यूशन होंगे उसके, एक जनरल सोल्यूशन होगा। जनरल सोल्यूशन सिंपली p की जगह आपने c पुट कर देना तो वो जनरल सोल्यूशन होगा, और सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये दो फार्मूले हैं, उसके लिए आपको f ऑफ p फाइंड आउट होना चाहिए। तो ये चार मेथड्स हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, तो एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उनमें डिफरेंट सारी कैटेगरीज के क्वेश्चन आएंगे, तो उनको देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.8 मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9। इसका पहले मैंने आपको तीनों मेथड्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दिए, जिसमें आपने देखा कि सॉल्वेबल फॉर p एंड सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर क्लैरेट्स इक्वेशन, ये सारे मैंने एग्जांपल्स के साथ एलेबोरेट कर दिए। अब एक्सरसाइज में देखते हैं जी कौन से क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में मुख्तलिफ चारों टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, उनको देखेंगे इनकाउंटर कौन कौन से होते हैं हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और सबसे पहले ये देखना होता है कि कैटेगरीज देखनी होती है कि ये सॉल्वेबल फॉर पी है। पी सॉल्वेबल फॉर पी के लिए आपको इसकी फैक्टराइज होनी चाहिए, ये फैक्टराइज हो जाना चाहिए। ये वाली एक्सप्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगर ये फैक्टराइज हो जाती है ये, तो फिर ये सॉल्वेबल फॉर पी है। नहीं होती है तो फिर y एक साइड पे और बाकी x और p अगर एक साइड पे निकल जाए तो फिर वो सॉल्वेबल फॉर y होती है। और इसी तरह अगर x एक साइड पे और y और p दूसरी साइड पे निकल जाएं तो इट मीन दैट वो सॉल्वेबल फॉर x होती है। और अगर ये तीनों नहीं होती तो फिर वो क्लारेट्स इक्वेशन वाली हम कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि ये सॉल्व होती है कि नहीं, फैक्टराइज हो जाती है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3p माइनस 6 लिख सकते हैं। ये जो दरमियान वाला p है इसको माइनस 2p प्लस 3p तोड़ लिया, तो इसको हम p कॉमन लेके p माइनस 2 प्लस 3 कॉमन लेके p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट कैन बी रिटन एज p माइनस 2 इंटू p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और दिस इम्प्लाइज आइदर p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हेयर हम जानते हैं कि p क्या चीज़ होती है, वेयर इन सब में जितने भी क्वेश्चंस होंगे p इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स होता है, ये आपने याद रखना है। तो p की वैल्यू इधर अगर हम वापस दें तो ये एक लीनियर इक्वेशन p डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी वाली भी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई हैं जिसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से आसानी से सॉल्व करने के लिए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। सिमिलरली डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 बन जाएगा। नेक्स्ट इसको सेपरेट कर देंगे वेरिएबल्स को, डी वाई अकेला रह जाएगा इज इक्वल टू 2 डी एक्स आ जाएगा। सिमिलरली इसका बाद में करते हैं, पहले इसको सारे को सॉल्व कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन डी एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी। ये लिखा जा सकता है y माइनस 2x माइनस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इसके भी आपने कर लेने हैं वेरिएबल सेपरेट, डी वाई एक साइड पर रह जाएगा, माइनस 3 डी एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग डी वाई इज इक्वल टू माइनस 3 इंटीग्रेशन डी एक्स, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस सी और y प्लस 3x माइनस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द सोल्यूशन फॉर द सेकंड फैक्टर यानी कि सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हेंस द जनरल सोल्यूशन इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस 2x माइनस सी इंटू वाई प्लस 3x माइनस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ये तरीकाकार है जी सॉल्वेबल फॉर p को सॉल्व करने के लिए कि आपको देखना पड़ेगा कि उसकी फैक्टराइजेशन होती है कि नहीं। सिमिलरली हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी minus 6y square is equal to 0. First of all we have to see that whether it is a factorizable expression or not. For that we have to make the pairs solution. x square p square minus 6y square as it is, ये जो दरमियान वाला है इसको कुछ इस तरह से तोड़ेंगे, minus 2xyp और प्लस 3xy p। अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो प्लस xyp ही बचता है। अच्छा जी, इन दोनों में से हमारे पास xp कॉमन आ जाता है, अंदर xp माइनस 2y बचता है, प्लस इधर 3y कॉमन आ जाता है, तो हमारे पास xp माइनस 2y बचता है इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि दोनों फैक्टर सेम है तो वो दोनों भी कॉमन ले सकते हैं, इंटू एक्स पी प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इनको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज या तो एक्स पी माइनस 2y इज इक्वल टू 0 होगा और
एक्स पी प्लस 3y इज इक्वल टू 0 होगा। p की वैल्यू जो कि हमें पता है dy ओवर dx होती है, वो इसको वापस देंगे, ये बन जाएगा x dy ओवर dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड दी अदर साइड विल बी x dy ओवर dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसको आसानी से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर सकते हैं। वो कैसे जी, ये देखें x dy ओवर dx इज इक्वल टू 2y आ जाएगा और उधर भी दूसरी साइड पे चला जाएगा x dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 3y। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सेपरेट करूंगा, ये बन जाएगा जी dy ओवर y, ये y उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 2dx ओवर x। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग dy ओवर y इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेटिंग dx ओवर x। इट कैन बी रिटन एज नेचुरल लॉग ऑफ y, 1 ओवर y की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c एज अ कांस्टेंट। तो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर c, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज लगाने के बाद, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी या फिर y माइनस एक्स स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट फैक्टर। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द सेकंड सॉल्यूशन विच इज, इसके वेरिएबल भी सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा dy ओवर y इज इक्वल टू माइनस 3 dx ओवर x। इंटीग्रेट dy ओवर y इज इक्वल टू माइनस 3 इंटीग्रेशन dx ओवर x। ये बन जाएगा जी नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। इट कैन बी रिटन एज नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू natural log of x raised to power minus 3 and into c after applying the properties of natural log. So it can be written as y is equal to natural log, दोनों साइड से कट जाएंगे, x raised to power minus 3 and c. It can be written as x cube y minus c is equal to 0, which is the solution for the second factor of this differential equation. अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वही हमारा जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। जनरल solution is y minus x square c into x cube y minus c is equal to 0. This is the general solution for question number 2. Similarly, जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्वेबल फॉर p के लिए ये सेम मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पहले फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद दोनों फैक्टर्स की डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। आइदर वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो, आइदर वो लीनियरिटी से हो, आइदर वो एग्जैक्ट इक्वेशन से हो, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन से हो, होमोजीनियस से हो। ये आपने पहले सारे मेथड्स कर लिए हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि उस फैक्टर को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, p क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू p प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये p में एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन को एक इसका जो है वो डिग्री कम करने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसकी सिंथेटिक डिवीजन हम कर सकते हैं। तो मैं सिंथेटिक डिवीजन करने जा रहा हूँ, देखेंगे कि p की कौन सी वैल्यू पर ये होता है। ये जो हैं वो सारे ये वाला और इसके साथ तो जो 1 है ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन करने जा रहा हूँ, p की वैल्यू x रखने से मैं x रख देता हूँ, फर्स्ट कोएफिशिएंट के साथ 1 है, और फिर जो स्क्वायर वाला नहीं है ये, क्योंकि p क्यूब है, स्क्वायर वाला नहीं है तो उसकी जगह 0 है। अकेले p वाला जो है वो सारा ये है, कौन सा जी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और बगैर जो p के जो टर्म है वो है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर।
इसकी सिंथेटिक डिवीजन करने जा रहा हूँ। सिंथेटिक डिवीजन आपको पता है ये एज इट इज़, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स और इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस कर देना है, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों कट के जीरो रह जाएंगे। इट मीन्स दैट p इज इक्वल टू एक्स इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो हम लिख सकते हैं, सो p माइनस एक्स एक फैक्टर इसका बन गया, बाकी जो बच गया वो ये सारा बच गया, p प्लस पी स्क्वायर इसके साथ, p इसके साथ, और अकेले p के बगैर वाली टर्म ये इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सारी जो टर्म बन गई ये सिंथेटिक डिवीजन से हमें मिला, ये फैक्टराइजेशन बन गई। अब हमने सिर्फ इसकी फैक्टराइजेशन करनी है ताकि दो फैक्टर्स इसके बन जाएं, एक फैक्टर ये हमारे पास है, तीन फैक्टर भी बन सकते हैं, किसी के चार फैक्टर भी बन सकते हैं, इसीलिए मैंने ये तीन फैक्टर वाला क्वेश्चन चुना। ये सिंथेटिक डिवीजन आपको समझ आ गई हो, इसको मैं अब मैं अरेज करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है, ये तो एज इट इज रहेगा p माइनस एक्स इंटू ये p स्क्वायर एंड इफ वी अरेंज वाई स्क्वायर इधर ले आऊं, माइनस एक्स वाई एज इट इज प्लस एक्स पी इधर लिख दूं इज इक्वल टू ज़ीरो, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज की है, तो p माइनस एक्स इंटू इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों पर फार्मूला लग जाएगा p प्लस वाई इंटू पी माइनस वाई, इसको ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, माइनस इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा p, माइनस कॉमन आया तो ये आ जाएगा y माइनस, माइनस कॉमन ना लें आप वैसे ही ले लें, प्लस कर लें तो ये p माइनस वाई बन जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में से p माइनस वाई कॉमन आ रहा है, p माइनस एक्स इंटू पी माइनस वाई इंटू पी प्लस वाई प्लस एक्स, ये देखिए ये तीन जो हैं वो फैक्टर्स बन गए हैं हमारे पास। तो इन तीनों फैक्टर्स को अलग-अलग इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे और तीनों का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, एंड पे जनरल सोल्यूशन को तीनों के सोल्यूशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे, वही हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। दिस इम्प्लाइज p माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, या p माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, या p प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है। अब p की वैल्यू जो है वो तीनों में हम लगाएंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, या डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, या डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तीनों को करेंगे अलग अलग सॉल्व। फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो एक्स उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो वेरिएबल सेपरेट किए, डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस सी, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c, या फिर 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2c इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज द सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट फैक्टर, दिस वन p माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली सेकंड फैक्टर का जो है वो सोल्यूशन मैं इधर निकालता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स, वो माइनस वाई उधर जाके इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब इसके वेरिएबल्स को सेपरेट, डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू डी एक्स अकेला, इंटीग्रेटिंग डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग डी एक्स, इसके इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अच्छा, इनको ना वेरिएबल्स को अलग अलग नाम दे दें, ये C1 इसको C2 दे दें, हर एक अपना अपना होता है। तो इस इधर से नेचुरल लॉग खत्म करने के लिए उधर वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो e की पावर में चले जाएंगी, y इज इक्वल टू ई पावर x प्लस C2 हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगी। तो इट इज़ y इज इक्वल टू ई पावर x
इंटू ई पार सी टू, ई पार सी टू को सी टू ही कह लें क्योंकि ई पार सी टू भी ये कांस्टेंट और सी टू भी ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास y माइनस सी टू ई पार x इज इक्वल टू 0 विच इज़ द सोल्यूशन फॉर द सेकंड, ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड फैक्टर था उसकी। अब थर्ड के लिए मुझे यहाँ से रेज करना पड़ेगा थोड़ा। ये थर्ड फैक्टर है जी हमारे पास, ये डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम गौर करें तो ये वाला x मैं अगर उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर आप गौर करें तो ये वो वाली इक्वेशन बन रही है लीनियर, विच इज़ लीनियर इन y। आपने पीछे जो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं एक्सरसाइज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वाली वो एक्सरसाइज बनाई, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सा क्राइटेरिया होता है देखने के लिए कि ये लीनियर इन x है या लीनियर इन y है। ये वाली लीनियर है इन y। सो लीनियर इन y जो इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कौन सा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग, उसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू जो ये जो y के साथ कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर जो भी है कोफिशिएंट 1 है 2 है x है y है जो भी है, तो इट विल बी ई पार इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, वो क्या बन जाएगा e की पार x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों तरफ आप इक्वेशन नंबर ए के, इसको इक्वेशन नंबर ए कह लें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर ए बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दोनों तरफ हमने ई की पावर से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये ई की पावर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर एक्स। बेसिकली ये जो होता है ये बन जाता है डिफरेंशियल किस चीज़ का? डिफरेंशियल ऑफ वाई एंड ई की पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई पावर एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते होते हैं, तो इंटीग्रेशन डी इंटू वाई ई पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एक्स ई पावर एक्स। चलें जी, ये जो डिफरेंशियल है और इंटीग्रेशन है ये कट जाएगा, वाई ई पावर एक्स एज इट इज़ रह जाएगा इज इक्वल टू, इस पर लग जाएगा हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, माइनस इनटू फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन सेम, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स और ये इंटीग्रेशन खत्म। वाई ई पावर एक्स एज इट इज इक्वल टू माइनस एक्स ई पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई पावर एक्स, उसका जो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही आ गई प्लस सी, तो ये आ जाएगा वाई ई पावर एक्स प्लस एक्स ई पावर एक्स प्लस माइनस ई पावर एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द सोल्यूशन फॉर थर्ड फैक्टर। ठीक है जी, तो अब जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए तीनों को, इसको C3 का नाम दे लें। जनरल सोल्यूशन विल बी, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2c1, दूसरा वाला y माइनस c2 ई पावर x, तीसरा वाला y ई पावर x प्लस x ई पावर x माइनस ई पावर x माइनस c3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो तकरीबन पहले 10 जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्वेबल फॉर P हैं, तो यही सेम मेथड है। बाज़ का थर्ड डिग्री के आएंगे, जैसे कि ये P क्यूब इन्वॉल्व हुआ था, इसी तरीके से सेकंड डिग्री के भी आएंगे और कुछ थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन भी आएंगे, जो कि मैंने ये कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 तक यही हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी कौन सा क्वेश्चन करना है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही सॉल्वेबल बाय P वाले मेथड से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का था, वो मैंने नहीं किया, उसमें भी सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल होगी। क्वेश्चन नंबर 6
देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 में भी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। इनको पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स वाई, सॉल्यूशन स्टार्ट है। पी स्क्वायर प्लस एक्स पी प्लस वाई पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर एक्स पी इन दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो बच जाएगा पी प्लस 1 वाई पी प्लस 1, और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया जाए तो वाई पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड वाई पी प्लस 1 दोबारा कॉमन आ जाता है, तो एक्स पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो गए। जो एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो जाए वो सॉल्वेबल फॉर पी होती है, तो दिस मीन्स दैट एक्स पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और वाई पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाएंगी जब हम p की वैल्यू इसको वापस देंगे। व्हाट इज़ p? p इज़ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स। x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 एंड देन डी वाई सेम इधर रहेगा और -1 ओवर एक्स डी एक्स इधर आ जाएगा। क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो अब इसकी हम कर लेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेटिंग 1 ओवर एक्स डी एक्स, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। अगर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं तो c ओवर x हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू वाई। नेचुरल लॉग अगर इधर से मैं ख़त्म कर दूं, ना भी करूं तो इसको वैसे ही y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c ओवर x इज इक्वल टू 0। दिस इज द सोल्यूशन फॉर फर्स्ट फैक्टर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए भी y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1। सिमिलरली y डी वाई इधर रह जाएगा और माइनस डी एक्स उधर आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं। अब इसकी भी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग y डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेटिंग डी एक्स, ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस सी। ये c डैश है तो 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2c डैश उसको c कह लेते हैं, और वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सेकंड वन। और हमारा जनरल सॉल्यूशन इज y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c ओवर x इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 6। जी तो क्वेश्चन नंबर 7 वो भी बिल्कुल सेम है, उसी तरह फैक्टराइजेशन हो सकती है उसके भी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई पी स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इंटू पी माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ना तो x एक साइड पे आ रहा है अकेला, ना तो y एक साइड पे आ रहा है, ना ही सॉल्वेबल फॉर x है, ना ही सॉल्वेबल फॉर y है, और ना ही क्लैरेट्स इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। वाई पी स्क्वेयर प्लस एक्स पी माइनस वाई स्क्वेयर पी माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। पहली जो दो टर्म्स हैं उनमें से p कॉमन आ रहा है, वाई पी प्लस एक्स बच जाएगा
माइनस दोनों दूसरी जो टर्म्स हैं उनमें से y कॉमन आ रहा है, वाई पी प्लस एक्स बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम टर्म्स वाई पी प्लस एक्स कॉमन आने के बाद p माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दिस इम्प्लाइज या तो वाई पी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और p minus y is equal to 0. After applying the value of p, which is dy over dx, it converts to dy over dx plus x is equal to 0 or dy over dx minus y is equal to 0. अब ये दोनों जो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनी हैं, इन दोनों को आप वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व कर सकते हैं। वो मैं कर देता हूँ। y dy over dx इज इक्वल टू माइनस एक्स और वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, दूसरी वाली को मैं बाद में करूँगा। इंटीग्रेटिंग वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेटिंग एक्स डी एक्स। ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस सी डैश कह लें इसे। 2 से मल्टीप्लाई करवाया सभी को तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी डैश के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो वो 2 सी डैश को सी लिख लिया एज अ कांस्टेंट। तो वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस सी इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन फॉर फर्स्ट फैक्टर। सिमिलरली डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ये वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके, एक्स के एक साइड पे वाई के एक साइड पे। इसकी भी हम इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी एज अ कांस्टेंट। अब जो इंटीग्रेशन जो पावर नेचुरल लॉग में नहीं होती टर्म, उसको नेचुरल लॉग में करने के लिए e की पावर साथ लगाते होते हैं, तो e नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x लिख सकते हैं इसे प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद e पावर x इंटू सी और नेचुरल लॉग ऑफ y, और y नेचुरल लॉग कट जाएगा, y इज इक्वल टू e पावर x इंटू सी या y माइनस c e power x is equal to 0, which is the solution for the second factor. So general solution is y square plus x square minus c into y minus c e power x is equal to 0. This is the general solution for question number 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं जी। उसमें क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो फैक्टराइज करने के बाद बनती हैं, ये सेपरेशन से नहीं होंगी, एग्जैक्ट इक्वेशन से या नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने से होगी। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू पी इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई रेज टू पावर 4। ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। कोशिश सबसे पहले ये करनी है कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सके। चलें जी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस सारी टर्म को p के साथ और फिर इस सारी टर्म को 1 के साथ। एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर एक बार माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और 1 के साथ एक बार इज इक्वल टू, ये जो सारी टर्म है इसको हम फैक्टराइज ऐसे कर सकते हैं। इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर
माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूले को खोल के उसके साथ सॉल्व करें तो वही ऊपर वाली एक्सप्रेशन आती है। अब p को भी अंदर कर देंगे, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू पी। वो सारे टर्म्स उठा के इधर ले आएंगे, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो इसमें और इसमें से p इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जब मैंने p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर जो हमारे पास टर्म बच जाएगी वो बच जाएगी इधर एक्स वाई पी माइनस यहाँ से p भी गया, एक इसकी टर्म गई तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा इन दोनों में से। अब इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, प्लस एक्स वाई कॉमन लिया तो अंदर इधर क्या बच जाएगा, एक्स वाई और पी, एक एक्स वाई बाहर गया और पी एक टर्म बची हुई है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारी की सारी टर्म बच गई इज इक्वल टू 0। अब ये दो चीज़ें सेम आ गई हैं, जो फैक्टर्स है इसको भी कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई पी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू दूसरा बच गया p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। नहीं, ये फैक्टराइज हो गया, कुछ इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है। दिस इम्प्लाइज आइदर एक्स वाई पी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों में डी वाई ओवर डी एक्स यानी कि p की वैल्यू मैं वापस रखने लगा हूँ, एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं फर्स्ट इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, बाकी सारी टर्म्स उधर चली जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उधर जाके और एक्स वाई डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स वाई, ये फर्स्ट टर्म बन गई। सेकंड भी इसी तरीके से वो बन जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा जी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर इनको मैं इस टर्म्स इस फॉर्म में लिख दूं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं। और इसी तरह उसको अगर मैं लिख दूं तो वो बन जाएगी एक्स वाई डी एक्स, एक्स वाई के साथ डी एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ डी वाई इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने सॉल्व करना है। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई हैं। अगर हम देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस किस टाइप की बन गई हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये इस टाइप की इक्वेशन बन गई हैं। और हमने शुरू की फर्स्ट सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में इसके बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम करेंगे अब सारा माजरा इसके साथ। तो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे।
लेट इक्वेशन नंबर 1 के लिए m क्या है, लेट m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी एक्स के साथ वाली जो टर्म होती है वो m है, कैपिटल M, और n इज इक्वल टू जो डी वाई के साथ वाली टर्म होती है वो है माइनस एक्स वाई। अब चेक किसको करना है कि ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं, उस हिसाब से फिर आगे हम इसको डील करेंगे। एग्जैक्ट इक्वेशन चेक करने के लिए क्या करते होते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव, उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y देखेंगे क्या आता है, वो आएगा 2y, और पार्शियल n ओवर पार्शियल x देखेंगे वो है माइनस y। अगर हम देखें तो ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं आती, पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल अगर आ जाए पार्शियल n ओवर पार्शियल x के तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट होती है। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम p ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। अगर हम एक तरीका था वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, इधर से मुझे रेज करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसको एम वाई भी कहते हैं ना पार्शियल डेरिवेटिव को, इसको एन एक्स भी कहते हैं, छोटा सा एक्स सबस्क्रिप्ट में लगा देते हैं तो इसका मतलब है पार्शियली डेरिवेटिव है उसका एक्स के रिस्पेक्ट से। अच्छा जी, नाउ देखेंगे एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन क्या आता है। अगर ये वाली टर्म इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद ये वाली टर्म कोई ना कोई फंक्शन ऑफ एक्स आ जाती है तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ई पार इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। तो देखते हैं ये क्या बनता है, एम वाई 2y माइनस एन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एन व्हाट इज एन माइनस एक्स वाई। तो इसको किया तो 3y डिवाइडेड बाई माइनस एक्स वाई, और ये कट के माइनस 3 ओवर x, ये तो फंक्शन ऑफ कोई p x का बन गया। अगर इस तरह आ जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था इन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू ई पार इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x जो आया विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3 ओवर x dx जो कि बनती है ई पार माइनस 3 नेचुरल लॉग ऑफ x, यानी कि ई पार नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर माइनस 3, ई पार और नेचुरल लॉग कट जाएंगे तो x की पावर माइनस 3 यानी कि 1 ओवर एक्स क्यूब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा देना इक्वेशन नंबर 1 जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं उसके दोनों जानब, और इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे सॉल्व करने के लिए। मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय 1, तो वो क्या बन जाएगा, वन ओवर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब था एक एक्स उसके साथ कट आउट हो गया, डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बन गई है ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है, और एग्जैक्ट इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। नाउ इक्वेशन नंबर 3 इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। सो इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन m dx कर देते हैं। m अब इसमें क्या है, ये जो dx के साथ वाले टर्म, तो वो इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स क्यूब अंदर मल्टीप्लाई होके x रेज टू 1 ओवर x रह जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब इंटू विद रिस्पेक्ट टू x। अब y एज अ कांस्टेंट लेना है, y एज
कांस्टेंट। ठीक है जी, यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन अलग-अलग हो जाएगी। इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x³ dx। तो इसको नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस वाई 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/x³ की ये होती है। सो हमारा जो सोल्यूशन बन जाएगा, सो सोल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 1 इज, इसको भी मैं अब अरेज करने जा रहा हूँ। ये इक्वेशन नंबर 2 आप नोट कर लीजिए, इसको हमने अभी सॉल्व करना है। हमारा सोल्यूशन बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c, या एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स स्क्वायर सॉरी 2 नीचे आएगा, 2x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2cx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है सोल्यूशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो ये नोट कर ले। अब नेक्स्ट हमने इक्वेशन नंबर 2 के लिए सोल्यूशन निकालना है। सेम यही मेथड है, देखेंगे कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं। उसमें भी यही फॉर्म है, m dx और n dy वाली। नाउ इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ ये इक्वेशन नंबर 2 थी। हेयर हमारे पास जो m है वो है एक्स वाई, n है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पार्शियल m ओवर पार्शियल y फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम my कहते हैं, तो वो आएगा x, और पार्शियल n ओवर पार्शियल x फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम nx कहते हैं, वो आएगा 2x। अगर हम देखें तो दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स दैट दिस इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 2 इज नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन। सो हम इसके साथ क्या करेंगे, हम ऐसा देखेंगे, दूसरी वाली के साथ कोई और कंडीशन थी, इसके साथ हम n x माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय n करके देखेंगे ये वाली टर्म क्या बनती है। अगर ये टर्म फंक्शन ऑफ y बन गई तो फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आसान हो जाएगा। n x 2x माइनस n y x डिवाइडेड बाय n, व्हाट इज n x जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास सॉल्वेबल फॉर y, और उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है x p स्क्वायर माइनस 3y p प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो क्योंकि इसमें y एक साइड पर, इक्वेशन के एक साइड पर, और x और p इक्वेशन के दूसरी साइड पर हम ले जा सकते हैं, तो इस तरह की इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y होती हैं, जिसमें y एक साइड पर हो जाए, और फिर उसके आगे फिर प्रोसीड करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। 3yp इज इक्वल टू xp स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/3 xp प्लस 3x स्क्वायर और p रेज टू पावर -1, क्योंकि 1/p आएगा
तो p रेज़ टू पावर -1 मैंने कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट्स सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा कि हम करते हैं सॉल्वेबल फॉर y में, जैसे हम प्रोसीड करते हैं कि जब हम y को एक साइड पे कर लेते हैं तो उसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि dy/dx निकल आए, और फिर उसकी वैल्यू dy/dx की जो होती है p वो पुट कर देते हैं और उसको फिर फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएं। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों बंडल्स आपस में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 1/3 इंटू x सेम p की डेरिवेटिव dp/dx प्लस p सेम x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3x स्क्वायर सेम, और p रेज़ टू पावर -1 का जो डेरिवेटिव है वो -1 p रेज़ टू पावर -2 इंटू dp/dx प्लस 6x p रेज़ टू पावर -1। ये जनाब इस पर हमने प्रोडक्ट रूल दोनों बंडल्स पर लगा दिया। अब चूँकि dy/dx की वैल्यू हम जानते हैं p होती है इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो बन जाएगी 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे x/3 dp/dx प्लस p/3 माइनस 3x स्क्वायर p-2 dp/dx प्लस 6x p रेज़ टू पावर -1। अब इन दोनों टर्म्स में से dp/dx कॉमन आ रहा है, तो मैं dp/dx के साथ साथ x/3 भी कॉमन ले लूँगा और dp/dx भी कॉमन ले लूँगा। dp/dx बाहर चला गया, x/3 बाहर गया, तो इधर बच गया 1, और dp/dx भी बाहर चला गया, माइनस इधर से dp/dx कॉमन लिया तो x/3 कॉमन लेना है, तो x तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन ओवर 3 कॉमन लेने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 9x कॉमन चला गया, p रेज़ टू पावर -2, और बाकी जो दो टर्म्स हैं प्लस p/3 प्लस 6x p रेज़ टू पावर -1 एज इट इज़ हमारे पास मौजूद होंगी। दिस इज p। अब इन सारी टर्म्स को आप अगर उठा के इक्वेशन के इस तरफ ले आएँ तो ये वाला p/3 इस p के साथ सॉल्व आउट हो जाएगा, p माइनस p/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2p/3, और बाकी ये जो सारी टर्म है माइनस 6x p रेज़ टू पावर -1 वो वाली, माइनस x/3 इंटू 1 माइनस 9x p रेज़ टू पावर -2 इंटू dp/dx इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अब हम कॉमन लेंगे, ठीक है जी। जब हम कॉमन लेंगे तो इस तरह की एक टर्म बन जाएगी, तो उसको फिर फैक्टराइज की फॉर्म में लिख देंगे। तो इन दोनों में से 2p/3 कॉमन ले लेंगे। जब 2p/3 कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म पे 1 बच जाएगा, 2 कॉमन जाएगा तो इधर 3 बच जाएगा, ओवर 3 कॉमन लेना है तो 3 से मल्टीप्लाई करवाना बचेगा, 9 बन जाएगा, और p भी कॉमन ले लेंगे तो ये p की रेज़ टू पावर -2 हो जाएगी, तो माइनस 9x p रेज़ टू पावर -2 बच जाएगा। अगली टर्म एज इट इज़ x/3 इंटू 1 माइनस 9x p रेज़ टू पावर -2 इंटू dp/dx इज इक्वल टू 0। अब दोनों बंडल्स में 1 माइनस 9x p रेज़ टू पावर -2, और अगले में क्या बच गया हमारे पास 2p/3 माइनस x/3 dp/dx इज इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म में बन गया है। इसके दो फैक्टर्स क्योंकि बन गए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं आइधर 1 माइनस 9x p -2 इज इक्वल टू 0, और
2p/3 माइनस x/3 dp/dx इज इक्वल टू 0 है। फ्रॉम हेयर इस वाले बंडल में से हम इसको सॉल्व करके by separating variables of p and x we can find out easily the value of p, and then we will put this value of p in equation number 1 to solve this differential equation of 11. Now इसमें से 1/3 कॉमन लेके उधर ज़ाया कर दें तो आपके पास जो बन जाएगा 2p माइनस एक्स डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2p इज इक्वल टू एक्स डी पी ओवर डी एक्स लिख सकते हैं। सेपरेट कर दें वेरिएबल, आसानी से हो जाएंगे सेपरेट वेरिएबल। तो सेपरेटिंग वेरिएबल dp इधर आ जाएगा, इक्वेशन को मैंने क्रॉस कर दिया, तो dp ओवर p इज इक्वल टू dx 2dx ओवर x। ये सेपरेट हो गए जी वेरिएबल्स। इंटीग्रेटिंग इधर से ही इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं, थोड़ी जगह कम है, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ p इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। सॉल्व करने के बाद p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर c। ये जो हमारे पास p की वैल्यू आई है इसको आप पुट आउट कर दें अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। Put this value of p in equation number 1 so that we have solution of the general solution of the differential equation is put p in equation number 1, we get y is equal to 1/3 x into x square c plus 3 x square over x square c, क्योंकि p रेज़ टू पावर -1 है वो नीचे बटे में जाएगा। ये x square के साथ कट आउट हो जाएगा। y is equal to 1/3 x cube c plus 3/c विच इज़ दी जनरल सोल्यूशन, या फिर इसको आप 3c से मल्टीप्लाई करवा दें। 3cy इज इक्वल टू एक्स क्यूब c स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 विच इज़ दी जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये जनरल सोल्यूशन आपका हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 11। सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है आपने। सेम यही मेथड है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में से एक क्वेश्चन कर देता हूँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाऊँगा जो कि थोड़ा सा 13 से डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, x raised to power 8 p square plus 3xp plus 9y is equal to 0. We can have y on one side of the equation and x and p on the other side of the equation, so that we can make this equation solvable for y. वो कैसे कर सकते हैं हम? y is equal to माइनस वाई हो जाएगा तो -1/9 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 8 पी स्क्वायर प्लस 3xp विच इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग एज यूजुअल विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल dy/dx इज इक्वल टू -1/9 इंटू इन दोनों का जो डिफरेंशिएट हो जाएगा वो हो जाएगा 8 एक्स रेज़ टू पावर 7 पी स्क्वायर सेम प्लस 2 एक्स रेज़ टू पावर 8 पी इंटू डी पी ओवर डी एक्स प्लस इन दोनों का जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी 3 इंटू
एक्स डी पी ओवर डी एक्स प्लस पी, और ये इक्वेशन बंद हो जाएगी। तो इसको हम जब ओपन करेंगे -8/9 एक्स नॉट एक्स, इट इज़ पी स्क्वायर x raised to power 7 minus 2/9 p x raised to power 8 dp over dx and minus x over 3 dp over dx and minus p over 3. This is the whole scenario. और यहाँ पर dy over dx की वैल्यू लगा देंगे p. नाउ ये वाला जो 1/p/3 है ये इधर आके पॉजिटिव होके इस p के साथ सॉल्व आउट हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 4p/3। एंड उधर से एक और चीज़ लेके आएंगे, वो है 8p², ये वाली 8p² p7, ये आके प्लस 8p² x raised to power 7/9 ये बन जाएगी, इज इक्वल टू सेम वही चीज़ जो उधर है उसमें से -x/3 भी कॉमन ले लेंगे और dp/dx भी कॉमन ले लेंगे। बाकी ये जो दो चीज़ें बची हैं x/3 भी कॉमन आ जाएगा सॉरी, और dp/dx भी कॉमन आ जाएगा। जब बाकी जो चीज़ें बचेंगी x/3 और dp/dx कॉमन लिया तो 1 प्लस बाकी जो दूसरा बचा 2/3 x raised to power 7 p। ले जी ये चीज़ बन रही है। इन दोनों में से अब जो कॉमन आएगा वो आपके पास है 4/3 p कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 2/3 x raised to power 7 into p इज इक्वल टू -x/3 इंटू 1 प्लस 2/3 x raised to power 7 p इंटू dp/dx। सेम ये सारी चीज़ उठा के इधर ले आएंगे, उन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन 1 प्लस 2/3 x raised to power 7 p कॉमन आ जाएगा, और अंदर जो बच जाएगा 4/3 p प्लस x/3 dp/dx हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपकी फैक्टराइज्ड फॉर्म बन गई। अब इस फैक्टराइज्ड फॉर्म को इज इक्वल टू 0 रखेंगे और इनमें से एक जो है वो आप सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 2/3 x raised to power 7 p is equal to 0 और 4/3 p प्लस x/3 dp/dx is equal to 0। इनमें से ये जो dp/dx वाली टर्म होती है वो आपने सॉल्व करनी होती है। देखेंगे कि उसको क्या बनती है। नाउ कंसीडर 4/3 p प्लस x/3 dp/dx इज इक्वल टू 0 को आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि x/3 dp/dx को इधर ही और -4/3 p दूसरी तरफ चला जाएगा और 3 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। आप इसके वेरिएबल्स सेपरेट कर लेंगे, p dp/p चला जाएगा और इधर हो जाएगा -4 dx/x। ठीक है जी, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इधर ही मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा नेचुरल log ऑफ p इज इक्वल टू -4 नेचुरल log ऑफ x प्लस नेचुरल log ऑफ c। आफ्टर applying the properties of natural log we can have cx raised to power 4 value of p। this value of p इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, वही हमारा सोल्यूशन होगा। सो इक्वेशन नंबर 1 becomes y is equal to -1/9 इंटू x raised to power 8 इंटू p है तो c स्क्वायर x raised to power -8 स्क्वायर है प्लस 3x सेम है इंटू p c x raised to power -4। सॉल्व करने के बाद y इज इक्वल टू आपके पास जो आ जाएगा -1/9 इंटू c स्क्वायर प्लस
3c(x⁻³ यही आपका जनरल सोल्यूशन है। अगर आप इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं, बट दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, मैं क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करूँगा जो थोड़ा डिफरेंट है दोनों में से। उसमें बर्नौली इक्वेशन यूज़ होती है, उसमें जनरल लीनियर इक्वेशन यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 15 आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कर देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी बर्नौली इक्वेशन की। जी, क्वेश्चन नंबर 16, y इज इक्वल टू px प्लस एक्स क्यूब पी स्क्वायर। ये तो पहले ही y एक साइड पे और p और x दूसरी साइड पे हुए हैं, सो ये देखने में ही आपको पता चल रहा है कि ये सॉल्वेबल फॉर y है। तो इसी को इक्वेशन नंबर 1 लेके अब स्टार्ट कर दें। सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इज इक्वल टू p सेम x का डेरिवेटिव 1, x सेम dp/dx इन पर लग गया, प्लस 2x³ p इंटू dp/dx प्लस 3x² इंटू p² सेम। इसकी वैल्यू रखेंगे, ये p आ गया इज इक्वल टू p प्लस इन दोनों में से x भी और dp/dx भी कॉमन आ रहा है, तो x भी कॉमन ले लेता हूँ, dp/dx भी कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर जो बच जाएगा 1 प्लस 2x² p प्लस 3x² p² एज इट इज़। ये वाला जो p है इस p के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारे पास टर्म बचेगी 1 प्लस 2x² p इंटू x dp/dx इज इक्वल टू माइनस 3x² p² बच गई। ये वाला जो x है इसके साथ कट आउट हो जाएगा, तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, ये वाला x उस एक x के साथ कट आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म बचेगी। अब dp/dx इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 3xp² ओवर 1 प्लस 2x² p। इसको अगर हम रेसिप्रोकेट करें तो dx/dp आ जाएगा 1 प्लस 2x² p डिवाइडेड बाई माइनस 3xp²। अलग अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर 3xp² और माइनस 2x ओवर 3p करने के बाद अब इसको कुछ ऐसी फॉर्म देंगे कि देखेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन बन जाती है। तो dx/dp एज इट इज़ प्लस 2 ओवर 3p इंटू एक्स, ये वाला गया उधर, इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3p² और x⁻⁻1। अगर आप याद करें, आपको थोड़ा सा जहन में आ रहा हो, तो ये फॉर्म तो एक बर्नौली इक्वेशन है बाय x में बर्नौली इक्वेशन है। अगर आप इसको याद करें तो बर्नौली इक्वेशन इस टाइप की होती है, विच इज अ बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप देखते होते हैं कि इधर जो भी आती है उस हिसाब से x⁻⁻1 है, तो उसमें एक प्लस करके आप उससे मल्टीप्लाई करते होते हैं, 2 प्लस करके। तो मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय x से मल्टीप्लाई कर देंगे थे dx/dp प्लस 2 ओवर 3px² इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3p² और x से जो मल्टीप्लाई किया तो x⁻⁻1 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद हमने लेट कर लेना है, लेट x² इज इक्वल टू v।
एक्स स्क्वायर को वी लेट कर लेना है और इसका डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, तो 2x dx ओवर डी इज इक्वल टू डी वी ओवर डी पी के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते होते हैं, जो दूसरा वेरिएबल होता है x के साथ उसके रिस्पेक्ट से करते हैं। तो ये इन दोनों की वैल्यूज़ हमें मिल गई, तो इनकी वैल्यूज़ जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा डी वी ओवर डी पी इसकी जगह प्लस 2/3p एज इट इज़, एक्स स्क्वायर की जगह v इज इक्वल टू -1/3p स्क्वायर। ये इक्वेशन एक बन गई, x और v में कन्वर्ट हो गई, इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड v। यहाँ पे 1/2 आएगा बिकॉज ये वाला 2 तो जाके डिवाइड होगा। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो डी वी ओवर डी पी प्लस 4/3p इंटू वी इज इक्वल टू -2/3p स्क्वायर विच इज़ अ लीनियर, विच इज़ लीनियर इन v। अगर आपको याद हो तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है v में, और p इसमें सेकंड वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट को मल्टीप्लाई करते थे बोथ इस इक्वेशन से, और उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन कर देते थे, तो वही आपका सोल्यूशन होता था। तो ये जल्दी जल्दी मैं ये कर देता हूँ। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर, जो v के साथ होती है चीज़ उसका इंटीग्रेशन लेनी होती है, वो हमारे पास क्या है 4/3 p dp, वो आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ p रेज टू पावर 4/3 विच इज इक्वल टू p रेज टू पावर 4/3। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें दिस इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर 2 कह लें इसको, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इट विल टर्न टू p रेज टू पावर 4/3 dv ओवर dp प्लस 4v p रेज टू पावर 1/3 रह जाएगा ओवर 3 इज इक्वल टू -2/3 p रेज टू पावर -2/3 बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं p रेज टू पावर 4/3 dv प्लस 4/3v p रेज टू पावर 1/3 dp इज इक्वल टू 2/3 p रेज टू पावर 2/3 dp। सो इस सारी टर्म को लिख सकते हैं जी डी वी पी रेज टू पावर 1/4/3, ये डिफरेंशियल बन गया, और इज़ इक्वल टू -2/3 पी रेज टू पावर 2/3 डी पी। इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास जो बच जाएगा वी पी रेज टू पावर 4/3 एज इट इज़, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कट के -2/3 एज इट इज़, x सॉरी नॉट x, इट p इज इक्वल टू 1/3 ओवर 1/3 प्लस c। कट जाने के बाद हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वी पी रेज टू पावर 4/3 इज इक्वल टू 2p रेज टू पावर 1/3 माइनस के साथ प्लस c। v की वैल्यू वापस देने के बाद हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी -2/p प्लस c ओवर p रेज टू पावर 4/3। ये x की वैल्यू बनी है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें से p की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है। सो यही जो दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 आर दी पैरामेट्रिक सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। इस क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन होगा।
तो आपने देखा कि मैंने 2 कैटेगरीज़ जो हैं वो इस एक्सरसाइज की सॉल्व कर ली हैं। तो इस वीडियो को उम्मीद है कि आपको ये 2 कैटेगरीज समझ आ गई होंगी। उससे पीछे जो लेक्चर्स मैंने इसी वीडियो में आपको बताया बाय एग्जांपल, तो उनको भी सॉल्व करने का पता चल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो अगले क्वेश्चंस हैं, जो 2 कैटेगरीज रहती हैं, सॉल्वेबल बाय एक्स एंड सॉल्वेबल बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। अगर ये आपको कम्प्लीटली समझ आ गया है तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक करके कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।